हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, आज फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। और वो हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी हैं। प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। बबली सिंह भी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। आप सभी को शुभकामनाएं। कल से आप लोगों के क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं, तो आप लोग क्लासेस बढ़िया से अटेंड करिए। और हम लोग समय समय पर जो बीच के समय हैं उनमें हम लोग आपस में वार्ता करते रहेंगे, क्लासेस चलती रहेंगी। और कभी जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो हम लोग फिर इंटरेक्शन भी अलग से करेंगे। तो आज हम तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं। वो आज हमारे चैप्टर जो बीएचबी का सेमेस्टर 3 में जो 4 चैप्टर हैं, 11, 12, 13, 14, उसमें से 3 हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं और 11 चैप्टर जो है अभी बाकी रह गया है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो तिवारी जी का स्वागत है। वो फैकल्टी हैं और आज वो है कई उन्होंने बीएचबी में कई विषयों पर उन्होंने लिए हैं पहले भी टॉपिक्स। ये टॉपिक जो है उनका है स्पेशली चैप्टर जो है 11, और वो लोकोमोटर सिस्टम। तो उसकी शुरुआत वो आज कर रहे हैं। तो उनका स्वागत। और शेयर आप वही करेंगे तिवारी जी स्वयं? हाँ सर, शेयर कर लेते हैं। शेयर करेंगे। अरविंद सर को प्रणाम और सारे साथियों को प्रणाम। लोकोमोटर सिस्टम पे हम लोग थोड़ा कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ऑडिबल हूँ ना सर? जी ऑडिबल, ऑडिबल जी। ये जो लोकोमोटर सिस्टम है ह्यूमन के लिए, इस सिस्टम में स्पेशली बॉडी के मूवमेंट्स और कंट्रोल्स, इसके डिस्कशन की बात है, जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स कैसे मूव करते हैं, कैसे उनके पास एक शेप है, मूवमेंट है, कंट्रोल्स है। तो लोकोमोटर सिस्टम में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये इस सिस्टम में शरीर की कुछ अस्थियां जैसे क्रेनियल और चेहरे की जो बोन्स हैं, इनको छोड़ के बाकी स्केलेटल मसल्स और बाकी सारी चीजें पार्ट है स्केलेटल मसल इस लोकोमोटर सिस्टम का। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें जो मुख्य रूप से पार्ट्स हैं जैसे बोन है, स्केलेटल मसल्स हैं और बाकी नर्वस सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं बोन्स पर और इनके कंट्रोल पर और इनके मूवमेंट पर, इनके बनावट पे। तो ये जो बोन है ह्यूमन बॉडी में, ये कैसे बना है? तो ये एक स्पेशल कनेक्टिंग टिश्यू है, उससे बना हुआ है ये। और इसमें पाए जाने वाले जो मुख्य तत्व हैं, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये बोन को स्ट्रॉन्ग माने उसकी सुदृढ़ता प्रदान करता है, माने उसमें ताकत देता है। हार्डनेस इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। और इस मनुष्य के जो ह्यूमन बॉडी है, इसके शरीर में अगर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कैल्शियम की है, लगभग 1 kg। और इसमें से जो 99% बोन हो जो अवेलेबल 1 kg है, उसका 99% वो मैक्सिमम बोन्स में, टीथ में और नेल्स में है, 99%। ये जो बोन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है जो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण है,
वो ह्यूमन बॉडी को एक शेप, एक निश्चित शेप प्रदान करती है, मूवमेंट देती है, और इसमें और भी चीजें होती हैं बोन्स में। तो बोन्स का थोड़ा हम लोग ये जान लें कि बोन्स का कंस्ट्रक्शन कैसे है, इसको थोड़ा से जानने की कोशिश करते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी को बोन्स को देखा जाए, बड़ी बोन्स को या किसी भी एक लंबी बोन को, तो बोन में अगर इस तरह अगर किसी ज्वाइंट्स में हम लोग बोन को देखते हैं, जैसे मान लीजिए पैर के ज्वाइंट्स के बोन है या किसी ज्वाइंट्स पे, इसमें दो तरह के ये हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो जो मुख्य बोन है वो ये है। और दूसरी एक वीक बोन होगी जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, वो भी बोन है, लेकिन उसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज्यादा। कैल्शियम कार्बोनेट में जो प्रोटीन होता है वो ओशिन नाम का प्रोटीन होता है, और जो ये कार्टिलेज है इसमें कैल्शियम फास्फेट में कार्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके कारण ये सॉफ्ट होता है और मूवमेंट इसी कार्टिलेज पे होता है। तो अगर लंबी बोन के किनारे पे देखेंगे तो ये मूवमेंट के लिए ये कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल है, और इनमें ये दोनों प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में ओशिन और कैल्शियम फॉस्फेट में कार्टिलेज, ये प्रोटीन होते हैं। इस जो ये ग्रीन कलर है, इसी ये कार्टिलेज है जो मूवमेंट होता है, और किसी के ज्वाइंट्स में पेन होता है तो ये जो कार्टिलेज है ये डैमेज हो जाता है, घिस जाता है, तो यहाँ पे मूवमेंट में पेन क्रिएट होता है। तो ये दो चीजें हैं जिससे बोन का कंस्ट्रक्शन मुख्य रूप से है। हम लोग को ये जानना है कि ह्यूमन बॉडी में बोन कितने हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो नंबर्स है, जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसमें नंबर ऑफ बोन्स 206 है। जो ह्यूमन स्केलेटन है ये बोन से बना है, माने बोन के पूरे स्ट्रक्चर को मिला लेंगे तो हम लोग उसको स्केलेटन बोलते हैं। और जो बोन की संख्या है ह्यूमन बॉडी में जो एडल्ट है वो 206 है। तो ये बोन हमारे शरीर में दो पार्ट्स में है। दो पार्ट्स का मतलब ये है कि एक पार्ट ऐसा है शरीर में जो शरीर के मूवमेंट में काम आता है, जैसे हाथ है, पैर है, इनमें जो बोन्स हैं ये शरीर में मूवमेंट के काम आते हैं, और इनको बोला जाता है अपेंडिकुलर। और एक बोन जो है, एक सिस्टम है एक्सियल, जो बॉडी के ठीक सेंटर में, जो ये स्काई कलर से दिख रहा है, ये एक्सियल स्केलेटन है। तो ये बॉडी के ठीक सेंटर में, और इसका काम ये है कि ये शरीर के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। एक्सियल स्केलेटन बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन माने इसमें जो बोन्स हैं वो बॉडी में मूवमेंट के काम आते हैं। एक्सटर्नल सेफ्टी देंगे अपेंडिकुलर, अगर कहीं बाहर से हाथ से कुछ रोकना है, मूव करना है पैर से, तो एक्सटर्नल सेफ्टी के लिए अपेंडिकुलर यूज हो सकता है या होता है। लेकिन बॉडी के इनसाइड जो पार्ट है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, ब्रेन है, तो इन सारे पार्ट्स को, जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन ये स्काई कलर से इसमें दिख रहा है इस इमेज में, और अपेंडिकुलर स्केलेटन थोड़ा ये पिंक या रेड इस कलर से दिख रहा है। तो ये दो पार्ट है। तो नंबर ऑफ बोन्स इस दोनों को मिलके 206 है। इसकी संख्या कैसे है ये थोड़ा सा और हम लोग जानने की कोशिश करें। जो अपेंडिकुलर है, जो मूवमेंट के काम में आता है, इसमें 126 बोन्स है, और जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स है। अपेंडिकुलर को हम लोग देखते हैं, अपेंडिकुलर में क्या आता है। अगर अपेंडिकुलर बोन्स को देखेंगे, जो ये पिक्चर दिख रही है, दिस इज दिस। तो अपेंडिकुलर बोन्स में दोनों हमारे हाथ आते हैं, दोनों पैर आते हैं, और पेल्विक, क्लेविकल और स्केपुला, ये चीजें हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं।
तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि, और हाथ को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में अपर लिम्ब बोलते हैं और पैर को हम लोग लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो अगर अपेंडिकुलर में 126 बोन को जानना है कि वो बोन कहाँ है, किसकी संख्या कितनी और कहाँ पे लोकेटेड है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे अगर किसी हाथ को अकेला अगर देखते हैं तो एक हाथ में सिंगल हैंड में 30 बोन्स है, नंबर ऑफ बोन इज 30, तो 2 हाथ हो गए, तो इसमें बोन 30 + 30 60। पैर में भी 30 बोन्स है ईच इन ईच लेग्स, तो 30 + 30 60, तो 60 + 60, अपर लिम्ब 60, लोअर लिम्ब 60, तो 120 बोन्स हाथ और पैर में है। बाकी जो 6 बोन है, ये पेल्विक है 2 बोन, स्केपुला में 2 बोन है और क्लेविकल 2 बोन है। तो ये 6 बोन यहाँ पे है, स्केपुला, ये स्केपुला है, ये नीचे पेल्विक है और ये ऊपर क्लेविकल। एक शब्द है शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल का मतलब है कि स्केपुला और क्लेविकल, अगर ये दोनों बोन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस दोनों को मिला के बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। ये बोन है, इनको अगर हम लोग इस तरह देखें थोड़ा सेपरेटली, हैंड को अगर इस तरह देखते हैं तो अब अगर एक हाथ में बोन को देखते हैं तो ये जो बोन है स्केपुला, यहां से कंधे के बगल से ये वो पार्ट है और यहां से ये हैंड है। तो हाथ का जो पहला कंधे से लगा हुआ बोन है, इस बोन का नाम है ह्यूमरस और इसकी क्वांटिटी 1 है। उसके आगे कोहनी के नीचे, एल्बो के नीचे जाएंगे तो 2 बोन होगी, एक रेडियस और एक अल्ना, जो अंगूठे की तरफ है। एक बोन अंगूठे की तरफ है और एक बोन छोटी उंगली स्मॉल फिंगर की तरफ है। तो एक है रेडियस और एक है अल्ना, ये 2 बोन हो गई। और इसके आगे हम लोग देखेंगे तो जो ये कलाई है, इस पोर्शन को कार्पल बोन, कार्पल बोलते हैं कलाई को। तो यहाँ पर कलाई में बोन है, 8 बोन यहाँ पे है, और कलाई के आगे वाले पोर्शन को मेटाकार्पल बोलते हैं। कार्पल का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ये मेटाकार्पल, एग्जैक्टली हाथ वाला पोर्शन, और उसके आगे ये फिंगर है। तो फिंगर को हम लोग जो पोर है फेलेंजेस बोलते हैं। तो कार्पल में 8 बोन हुई, मेटाकार्पल में 5 बोन हुई जो कार्पल का एक्सटेंडेड पोर्शन है, और ये 5 उंगली हुई, इन पांचों उंगली में 14 बोन होते हैं, 14 बोन होंगे फ्लैंजेस। थंब में 2 होता है और बाकी जो 4 उंगली है उसमें 3-3 ज्वाइंट है, तो 3 × 4 12 और 2 14। तो एक हाथ में जो बोन हुई, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 14। तो ये जो नंबर ऑफ बोन्स हुई इन हैंड, ये 30 हुई। तो एक तरफ 30 और दूसरी तरफ सिमेट्रिकल 30। तो ये अपर लिम्ब में ये बोन हो गई 60। ये फिगर साफ साफ दिख रहा है। तो ये रेडियस और ये अल्ना, तो ये मोटी वाली जो बोन है रेडियस है अंगूठे की तरफ और अल्ना है स्मॉल फिंगर की तरफ। ये नंबर ऑफ बोन्स हो गई हाथ में। पैर में अगर देखना चाहें हम लोग इस बोन को, तो ये देखिए पैर में स्केपुला से जुड़ा हुआ जो लोअर लिम्ब जिसको हम लोग बोलेंगे, ये जांग की जो हड्डी होती है ये है फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है बॉडी की, और ये हालो होती है। ये बोन हालो होती है, सबसे बड़ी हड्डी है। उसके बाद ये नी ज्वाइंट है। नी ज्वाइंट पर एक पटेला होता है जो सर्कुलर दिखता है, कटोरी की तरह सर्कुलर। तो ये पटेला है इसमें, ये पटेला है जो सर्कुलर दिखती है। इसके कारण हम अपने लेग को बैकवर्ड मूवमेंट दे देते हैं, पीछे मोड़ पाते हैं, लेकिन ये आगे की तरफ नहीं मोड़ पाते हैं ड्यू टू दिस पटेला। ये सेफ्टी करता है इस ज्वाइंट का। तो
सबसे ऊपर जांग वाली हड्डी को फीमर, और पैर की हड्डी को एक टिबिया एंड फिबुला। जो ये मोटी हड्डी है अंगूठे की तरफ आएगी, ठीक सामने वो टिबिया है, और जो सपोर्टिंग हड्डी है वो फिबुला है। टिबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है बॉडी की, और फिबुला चमकीली नहीं होती है, कम चमकीली होती है। तो सबसे चमकीली हड्डी का नाम है टिबिया। तो ये है। और इसी तरह जब इसके फैलेंजेस को देखते हैं, पैर के फैलेंज को, तो वहां पर हम लोगों ने हाथ में बोला था कार्पल, यहां पर इसको बोलेंगे टॉर्सल। पैर के इस ज्वाइंट को टार्सल बोला जाता है। तो टार्सल में 7 हड्डी होती है, नंबर ऑफ बोन्स इज 7। और इसके जो आगे मेटाटार्सल है, माने टार्सल के आगे जो पैर का ठीक पोर्शन है, इसमें एक्सटेंडेड पोर्शन है ये मेटा, इसमें 5 बोन होती है। और इसी तरह फिंगर में 14 बोन होती है, अंगूठे में 2 और बाकी उंगली में 3-3। तो 14, 14 + 5 19, और यहाँ पे 7, 26 इधर है। और एक ये बोन, एक टिबिया, फिबुला, पटेला और फीमर, ये मिला के 30 बोन होती है। तो लोअर लिम्ब में ये 30 बोन्स है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिफरेंस ये है कि अपर लिम्ब में पटेला की तरह की कोई बोन नहीं है, लोअर लिम्ब में पटेला बोन है। तो कार्पल में 8 बोन है और टार्सल में 7 बोन है, क्योंकि यहाँ की एक बोन माने क्वांटिटी में पटेला नी ज्वाइंट पे है। तो ये हो गया 30 + 30 60 और 30, तो 120 बोन्स ये हो गए लिम्ब में। और हम लोगों ने बात किया था ये कि पेल्विक में 2, क्लेविकल में 2, क्लेविकल में और स्केपुला में 2। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो मूवमेंट का काम करता है और एक्सटर्नल सेफ्टी देता है, इसमें नंबर ऑफ बोन्स 126 है। अब हम लोग एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं, जो ठीक सेंटर में है बॉडी के और सॉफ्ट ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें नंबर ऑफ बोन्स जो है 80 है। एक्सियल में नंबर ऑफ बोन्स 80 है। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे है। तो सॉरी, वर्टिब्रल जो कॉलम है, एक तो इसमें वर्टिब्रल कॉलम है और एक के चेस्ट के रिब केज है। ये है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये रिब केज है। तो रिब केज में 12 पेयर्स बोन होती हैं, माने नंबर ऑफ बोन इज 24। और नीचे की जो 2 बोन होती है, जैसे 12 पेयर है, तो 11 और 12 ये जो नीचे वाली बोन है, ये जुड़ी नहीं होती हैं, ये फ्लेक्सिबल है। और बाकी सारी बोन, ये जो सेंटर में बोन है इसको स्टर्नम बोलते हैं, इससे ये जुड़ी हुई। तो नीचे वाली जो 2 बोन है 11th और 12th, ये फ्लेक्सिबल है। इसीलिए अगर हम लोग के इस लोअर पोर्शन में चोट लगती है तो उस बॉडी में ज्यादा, उस एरिया में पेन ज्यादा होता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल ज्यादा मूव कर जाते हैं और बाकी जगह पेन क्रिएट करती है। तो नंबर ऑफ बोन्स चेस्ट में 24 + 1 स्टर्नम 25, और वर्टिब्रल कॉलम में ये 26 होती है। नंबर ऑफ बोन्स वर्टिब्रा में 26 होती है। C1 से 7 बोन है सर्वाइकल में, 12 बोन है थोरेसिक में, 5 बोन है लंबर में, सैक्रल में 1 और कोसिक्स में 1, क्योंकि सैक्रल और कोसिक्स फ्यूज हो जाती है। सैक्रल और कोसिक्स एक एक बोन होंगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स 26 होंगी। ये वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग बोल रहे हैं वर्टिब्रा, तो ये 26 बोन इसमें है। तो अगर हम लोग इस बॉडी को देखेंगे तो 25 इसमें है और 26 इसमें, इस तरफ 51 बोन हुई। बाकी जो 29 बोन्स है ये हमारे हेड में है। नंबर ऑफ बोन्स इन द हेड इज 29। अगर इसको हम लोग देखेंगे कि हेड में कैसे है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो कान है जिसमें बोन है, इसमें 3 बोन्स ईच साइड, मीन्स की
एक तरफ 3 है, दूसरी तरफ 3 है, तो 6 बोन हो गई। उसको हम लोग पहले पढ़े भी हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 बोन होती हैं, तो 6 बोन ये हो गई। हेड में 29 6 निकल गए तो 23 बची। एक हाइड बोन है, हाइड बोन जो ये दिखता है यहाँ पे, ये यहाँ पर ये रेड कलर से जो दिख रहा है, यहाँ पर ये हार्ड बोन है, तो एक बोन ये होता है। तो ये बोन एक और 6 वो बोन, तो 7 बोन अगर 29 में से कम करेंगे तो 22 बोन। तो हमारे स्कल में कितनी बोन होंगी? 24। फेस में अगर केवल फेस की बात करें तो 14 बोन होगी, और क्रेनियन कैविटी में 8 होगी। तो स्कल में हम लोग 22 की बात कर रहे हैं, फेस 14 और 8, तो 14 प्लस 8 22, ये स्कल में है। और लेकिन हेड में 29 बोन है, क्योंकि ईयर की 6 और ये नेक जोन में, मैंने थ्रोट जोन में जो हेड बोन है वो एक हो गई, तो ये 29 हो गई। तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे हेड में 29 बोन होती है, लेकिन स्कल में 22 बोन होती है, हेड और स्कल अलग है। तो इस तरह ये नंबर ऑफ बोन्स 80 हुई, 26, 25 और 29, ये 80 बोन्स हैं जो इसमें है एक्सियल में, जो सुरक्षा करती हैं। तो 80 बोन एक्सियल में और पेंडिकुलर में 126, तो टू नंबर ऑफ बोन इज 206 इन अ ह्यूमन बॉडी एडल्ट। बच्चों में ये बोन 300 भी हो सकती है, क्योंकि उनमें 21 साल तक बोन में चेंजेज आते रहते हैं, उनकी रीमॉडलिंग होती रहती है। तो जब 21 साल के बाद देखेंगे तो 206 हो, रिमॉडलिंग एक एज के बाद नहीं होगी, तो ये बोन्स फिक्स हो जाएंगे 206। तो ये हो गया नंबर ऑफ बोन्स हमारी बॉडी 206। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो हम लोग बात कर सकते हैं। एक चीज ये जान ले हम लोग कि जैसे जैसे फ्लैंजेस हैं, तो जो मेटाकार्पल के नजदीक है उनको प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस बोलते हैं, जो बीच में है उनको मिडिल फ्लैंजेस बोलते हैं, और जो मेटाकार्पल से दूर है ये मेटाकार्पल से, उनको डिस्टल फ्लैंजेस बोलते हैं। ये एक हो जाए, ये नंबर ऑफ बोन्स है। और बोन के थोड़े कंस्ट्रक्शन को भी हम लोग एक जानते हैं कि बोन का कंस्ट्रक्शन कैसे। अगर किसी एक लंबी बोन को हम लोग लेंगे और उसको देखेंगे, किसी भी एक लंबी बोन को, तो इस बोन के अगर इनसाइड देखते हैं तो एक तो ब्लड वेसल्स है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक हार्ड पोर्शन है, कुछ सॉफ्ट पोर्शन। और अगर लंबी हम लोग बोन लेते हैं बॉडी की कोई भी, तो इसके अंदर एक बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में ही ब्लड का जो सेल है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनका निर्माण होता है इस बोन मैरो में। तो बोन मैरो ये देखेंगे, ये पीले रंग का दिख रहा है, और ये जैसे मच्छरदानी होती है ना, ऐसे होल दिख रहे हैं, ये एयर पॉकेट्स हैं। तो ये बाहरी लेयर जो होती है वो हार्ड है, अंदर की लेयर जो सॉफ्ट है। और इसके अंदर के पार्ट को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये जो येलो पार्ट है ये बोन मैरो है, और यहाँ पर जो कैविटी है, जहां पे बोन मैरो है, इसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। बोन का जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये जो बोन बड़ी है, इसके एक्सटर्नल पार्ट को देखेंगे तो पेरी ऑस्टियम बोलते हैं। ये जो बाहरी वाला पोर्शन है इसको पेरी ऑस्टियम बोलते हैं। और जो इसका अंदर वाला पार्ट है, जहां पर ये मेडुलरी कैविटी है, इसको इंडोस्टियम बोलते हैं। एंडोस्टियम इंटरनल पार्ट को बोलते हैं, और बाहरी वाली पार्ट को पेरीस्टियम बोलते हैं। ये पीला वाला बोन मैरो है, और जहां पे ब्लड के आरबीसी डब्ल्यूबीसी पार्ट्स का निर्माण होता है, तो बोन है। और ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होती है, जो फास्फेट का पोर्शन ज्यादा होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो ये है बोन के बारे में थोड़ा सा। नंबर ऑफ बोन्स हम लोग थोड़ा शायद फेस में छूट गया था, इसको एक बार देख लेते हैं। जो ये फेस में, ये क्रेनियल कैविटी की हम लोग बात किए थे कि सामने ये
8 होंगे, 14 होंगे और पीछे 18। अब जो शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है वो मैंडिबल है, जबड़ा, जहां पे दांत उगते हैं, दांत वाले नहीं। जो स्ट्रॉन्ग आर्गन है बॉडी में वो है टूथ एनामेल, जहां पे दांत निकलते हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गन है बॉडी का। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है बॉडी में वो मैंडिबल है, माने दांत के जबड़े वाला। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है, तो ये बोन के उसमें है। और अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर को क्रॉस सेक्शन किया हुआ, तो सेंटर में एक होल होता है जिसको फोरामोन बोलते हैं, होल। यहीं से जो इस वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी होती है और इसी में से स्पाइनल कार्ड्स निकलती हैं। ये बोन में एक होल होता है फोरामेन, जहां से ये निकलती है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बोन के देखते हैं तो बोन में 25% वाटर होता है और जो उसके सॉलिड पार्ट है वो 75%। हम लोग बोले थे प्रोटीन भी है, और अगर अकार्बनिक तत्व इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग बोले थे हार्ड बनाता है, और कैल्शियम फास्फेट जो है शार्प बोन की तरह। हम लोग भी बोले ही थे कि इसके बारे में। अब ये देखते हैं कि अगर आप तुरंत, अगर किसी की बोन दिखती है तुरंत इमीडिएट, कहीं स्किन कटने से या किसी रीजन से, तो जो निकलती है उसकी बाहरी सतह गुलाबी सफेद दिखती है, थोड़ा गुलाबी की तरह दिखती है, और अंदर की तरफ वो रेड दिखती है, क्योंकि वो वहां बोन मैरो है। और ये सबसे और बोन मैरो में इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट को हम खींचते हैं तो कुछ लंबाई उसकी बढ़ती है और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो बोन में इलास्टिसिटी मौजूद है, और वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में एज बढ़ने के साथ बोन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है। अगर हम लोग ये देखें कि बोन की अपनी एक कैपेसिटी होगी, ब्रेकिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब कि किस कंडीशंस में वो बोन टूट जाएगी, चाहे वो टेंसाइल फेल्योर होगा या क्रशिंग फेल्योर होगा। तो जो क्लेविकल बोन है, जो ये शोल्डर के पास है, इसकी जो कैपेसिटी है लोड बियरिंग, वो 192 kg है। ह्यूमरस जो बाम में है वो 600 kg है, और फीमर जो जांग में है वो 756 kg। इतना लोड ये बियर कर सकता है। इसके बाद इस बोन में फेल्योर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या है, बॉडी में अगर बॉडी के किसी पार्ट से कोई पोर्शन, जैसे कोई एक निकल जाती है बोन किसी कारण से, तो बॉडी उस बोन के बिना भी दूसरी बोन की साइज चेंज करके लोड बियरिंग करने लगती है। जैसे ये बोलता है कि अगर टिबिया निकाल दिया जाए तो फिबुला का मोटाई बढ़ जाएगी, उसका वजन बढ़ जाएगा, और वो बॉडी का पूरा लोड बियर करने लगेगा। हो सकता है कि वो 100% बियर ना करे, लेकिन ये प्रॉपर्टी है बोन में कि वो चेंजेस करती है जरूरत पड़ने पर बोन में। जैसे बोन अगर किसी का टूट जाता है, मल्टीपल फ्रैक्चर, सिंगल फ्रैक्चर, कुछ भी है, अब कुछ भी नहीं करेंगे तो अपने आप जुड़ जाएगा, भले वो टेढ़ा जुड़ जाए। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं या बाकी जो लोग हैं, उस बोन को मैकेनिकली एक लाइन में करते हैं, ड्रिल करके, कुछ राड डाल के, प्लेट डाल के, कि वो बोन जुड़ेगी तो एक जो उसका डायरेक्शन होगा, जो शेप होगा, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर लेकिन आप अपने से छोड़ देंगे तो भी वो बोन जुड़ जाएगी, क्योंकि ये बोन की क्वालिटी है की बॉडी की, कि बोन्स में वो अपने आप जुड़ जाती है। कई बार अगर आप किसी व्यक्ति के जा रहा हो, गिर गया, टूट गया, उसको पता नहीं चला, 1 महीने बाद पता चला, तो ऐसा हो सकता है कि उसको बिना पता के ही बोन टूटी है, बोन जुड़ गई, लेकिन डॉक्टर के जाएगा तो ये हो सकता है कि उसका शेप और साइज चेंज हो गया। तो बोन में जोड़ने की कैपेसिटी है। हम लोग बोल रहे थे कि सेंट्रल एक्सिस जो है सुरक्षा प्रदान करता है और ये मूवमेंट करता है। अब बोन के बारे में हम लोग देखिए, जो एक क्वालिटी है बोन की, वो ये है कि बोन वॉलंटरी है। ये सॉरी, बोन नहीं मिस, हम लोग ये बोन की बात कर लिए। बोन्स की जो मूवमेंट है उसके साथ में स्केलेटल मसल्स होता है। बोन में किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।
आगे चला जाए सर। चलिए चलिए चलिए। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। ये जो मसल्स है स्केलेटल मसल, इनका जो नेचर है वो वॉलेंट्री है, मीन्स की ह्यूमन या और भी लोग जो इस जीव है वो खुद इस मूवमेंट को करा सकते हैं कंट्रोल करके, हाथ को मूव कराना, पैर को मूव कराना, किसी की और पोर्शन को मूव करना। दूसरा, इसमें एक्साइटेबिलिटी भी है, कंडक्टिविटी भी है और कंट्रैक्ट भी होता है। जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी है ये है वॉलेंट्री भी है, एक्साइटेबिलिटी भी है, कंट्रैक्टिबिलिटी भी और कंडक्टिविटी भी है। इन गुणों के कारण स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट होता है। तो स्केलेटल मसल्स को हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे देखिए ये अगर बॉडी के पार्ट्स को हम हाथ को देखते हैं तो ये जो पोर्शन दिख रहा है जहां पे ये कर्सर है ये मसल्स है। तो ये जो स्केलेटल मसल्स, हम लोगों ने मसल्स पढ़ा है, और जो स्केलेटल मसल्स से ये क्या करता है, कंट्रोल, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल लेता है, आदेश पाता है और मूवमेंट कराता है। और ये बॉडी से ये सारी मसल्स आप देखेंगे, जैसे ये रेड कलर की मसल्स है तो ये सारे जुड़ के एक साथ एक पोर्शन बनाते हैं जिसको टेंडम बोलते हैं, और ये सीधे जुड़ा रहता है बोन से। मसल्स बोन से जुड़ा रहता है थ्रू टेंडन, मसल बोन से टेंडन के थ्रू जुड़ा रहता है। तो हम लोग इस स्केलेटल मसल्स को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि मसल्स का कंस्ट्रक्शन क्या है और कैसे मसल्स फंक्शन करता है, और इनके कंस्ट्रक्शन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये जो मसल्स है, अगर स्केलेटल मसल को हम लोग देखते हैं तो इनके गुण हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये बंडल्स में है, और जो मसल फाइबर है, मसल के जो सेल हैं उनको हम लोग मसल फाइबर भी बोलते हैं। फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल जो सेल है उनकी साइज, लंबाई ज्यादा नहीं है, लेकिन मसल्स फाइबर जिनको हम लोग मसल सेल्स बोलते हैं उनकी लंबाई ज्यादा, वो धागे की तरह है, पतले पतले लंबे धागे की तरह, इसलिए मसल सेल्स को मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, लंबाई ज्यादा होने के कारण। पतले हैं और लंबाई ज्यादा है। तो जो ये मसल सेल्स है इसमें क्या होगा, एक तो ये बंडल से, मसल सेल्स क्या होंगे, बंडल में होंगे। अब इस फिगर को आप देखिए तो एक ये एरिया है सर्कुलर, एक ये है, ये ऐसा सर्कुलर है। इनकी जो सारे मसल्स को एक साथ, सारे फाइबर्स को एक साथ बांधे रखते हैं। तो जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है स्केलेटल मसल्स की उसको बोलते हैं ईपीमाइसियम। ये जो ऊपर सबसे रेड कलर की दिख रही है लाइनिंग, इसको ईपीमाइसियम, ये कनेक्टिंग टिश्यू से बनी है। कनेक्टिंग टिश्यू क्या करते हैं, दो सेल के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। तो जो ईपीमाइसियम है ये पूरे बंडल के बाहर की कनेक्टिंग टिश्यू है, और यही कनेक्टिंग टिश्यू यहाँ दिख रही है जो एक साथ जुड़ के टेंडम का निर्माण करती है, जो बोन से जुड़ती है। एक्सटर्नल जो ये दिख रही है बाहर, जिसको ईपीमाइसियम है। ईपीमाइसियम मीन्स एक कनेक्टिंग टिश्यू जिसके बीच में बहुत सारे मसल्स के फाइबर्स के बंडल है। तो जो एक्सटर्नल लेयर है स्केलेटल मसल्स की उसको बोला जाता है ईपीमाइसियम, और ये कनेक्टिंग टिश्यू है जो एंड में टेंडम का निर्माण करके बोन को जोड़ती है। उसके अंदर अगर हम लोग इस छोटे सर्कुलर की बात करें, ये इसको बोलते हैं फेसिकल। एक सिंगल सर्किल है, इसको बोलते हैं फेसिकल। फेसिकल की अपनी एक कनेक्टिंग टिश्यू, फेसिकल की अपनी एक कनेक्टिंग टिश्यू हो। तो जो कनेक्टिंग टिश्यू मीन्स की ये एक्सटर्नली सबको बांध के रखते हैं। वहां की कनेक्टिंग टिश्यू थी जो सारे बंडल को बांध के रखती थी, वो ईपीमाइसियम थी। लेकिन जो मसल्स फाइबर को बांध के रखती है,
जो ये एक जोन है सर्कुलर, इसको, इस पूरे जोन को बोलते हैं फेसिकल। और इसकी जो आउटर लेयर है, फेसिकल की जो आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ये भी कनेक्टिंग टिश्यू है और ये सारे मसल्स फाइबर्स को बांध है। ये सब अलग अलग जो इसमें अलग अलग एक ग्रुप है, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर भी जो मसल्स फाइबर्स हैं, जो मसल सेल्स हैं, वो भी एक कनेक्टिंग टिश्यू में बंधे होते हैं। उन कनेक्टिंग टिश्यू को बोला जाता है, जो ये छोटा एक दिख रहा है, इसकी जो एक्सटर्नल कनेक्टिंग टिश्यू है उसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। इसको क्या बोलते हैं? इंडोमाइसियम। तो इसको ध्यान से देखिए, जो मसल फाइबर के सबसे एक्सटर्नल कनेक्टिंग टिश्यू है वो इपीमाइसियम। ये जो फाइबर जो बंडल्स को बांधे हुए एक जो एक्सटर्नल कनेक्टिंग टिश्यू है पेरीमाइसियम, और जो मसल सेल्स को बांधे हुए जो ये मसल सेल्स एक इसको जो बांधे हुए कनेक्टिंग टिश्यू, इसका नाम है इंडोमाइसियम। एक्सटर्नली इपीमाइसियम, बीच में पेरीमाइसियम, और मसल्स फाइबर को बांधने वाली कनेक्टिंग टिश्यू इंडोमाइसियम है। जो इंडोमाइसियम है ये कंप्लीट इस एरिया को फेसिकल बोलते हैं, फेसिकल। अब हम लोग एक चीज ये देखें, अब देखिए इसके अंदर ये सारी चीजें दिख रही हैं और ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के बिना तो काम नहीं होगा, तो ब्लड वेसल्स है। उसी पिक्चर को हम लोग देख रहे थे, इस तरह अगर देखेंगे तो वही है, बाहर एंडोमाइसियम है, ये पेरीमाइसियम, और ये मसल्स फाइबर, और ये जो एक बाहर निकलेगी ये फेसिकल है, और ये टेंडम, ये बोन है, तो ये मसल्स टेंडम के थ्रू बोन से जुड़े होते हैं। इस फिगर को थोड़ा देखते हैं, उसी फिगर को, ये दूसरी एक फिगर है, जैसे इपीमाइसियम और पेरीमाइसियम और फेसिकल की बात करते हैं। तो फेसिकल से जो एक सेल निकलेगा जिसको मसल सेल बोलेंगे, सेल, वहां पे भी हम लोग सेल बोल रहे थे बॉडी में, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए और न्यूक्लियस और गोल्गी अपरेटस और ये सारी चीजें, उसी तरह ये सेल है, मसल्स की जो सेल है उसको मसल फाइबर बोलते हैं। और इसकी जो कनेक्टिंग टिश्यू आउटर है उसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। और जो ये एक मसल सेल्स को अगर बाहर ये अगर जो निकला वो देखेंगे तो इसको बोलते हैं मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल। मसल सेल्स को ही मसल्स फाइबर बोलेंगे और उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। तो जो ये मसल सेल्स है, ये मसल सेल्स जो होते हैं, इनको जैसे नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म है और बाकी चीजें हैं, तो इस मसल सेल्स का कंस्ट्रक्शन भी उसी तरह का सिमिलर है। और इसकी जो इस मसल्स जो फाइबर मसल सेल है, फाइबर जिसको बोलेंगे, इंडोमाइसियम एक्सटर्नल कनेक्टिंग टिश्यू है, और जैसे सेल का एक मेम्ब्रेन होता है वैसे इस सेल का भी एक मेम्ब्रेन है। तो उस सेल की मेम्ब्रेन को का नाम है सार्कोलीमा। मसल फाइबर के जो कनेक्टिंग टिश्यू है उसका नाम है इंडोमाइसियम। लेकिन जो इस सेल का, मसल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम है सार्कोलीमा। सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स इज सार्कोलीमा। और ये सार्कोलीमा मसल सेल का स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब कि इससे बना हुआ है, फंक्शनल अलग है, फंक्शनल यूनिट अलग है। सार्कोलीमा क्या है? सेल का, मसल सेल्स का मेम्ब्रेन है। और इंडोमाइसियम क्या है? ये बाहर कनेक्टिंग टिश्यू है। ये ध्यान रखना है, क्या अंतर है सार्कोलीमा में और इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम कनेक्टिंग टिश्यू है जो सबको बांध के रखता है, और सार्कोलीमा मसल सेल्स का मेम्ब्रेन है और मसल सेल्स का स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसका जो फंक्शनल यूनिट है इस सेल का, उसका नाम है सार्कोमियर।
ये फंक्शनल यूनिट है, दोनों को ध्यान में रखना है। सार्कोल्यूमा स्ट्रक्चरल यूनिट है और सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट। हम लोग ये बोल रहे थे सार्कोलिमा स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसको अगर इस मसल सेल्स को इस तरह देखेंगे तो इसके जो साइटोप्लाज्म है, जैसे वहां पे भी भरा रहता है, यहाँ जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। माने सार्कोलिमा के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस है और इसमें 1 से 2 माइक्रोन डायमीटर के मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल माने मसल सेल्स, हम लोग उसकी बात की थी, वो समानांतर पैरेलल में बिछे होते हैं और उसके अंदर 2 प्रोटीन है जो समानांतर बिछे हुए हैं, माने पैरेलल है। 2 प्रोटीन है, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन, जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और जो इनके बीच में जो 2 दूर लाइनें हैं उनको जेड लाइन बोलते हैं और उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो जो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको सार्कोमियर बोलते हैं और दिस इज द फंक्शनल यूनिट। एक चीज इसको हम लोग और थोड़ा जानने हैं, ये यहां देखिए सार्कोप्लाज्म में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम है और मायोग्लोबुलिन है। मीन्स कि जैसे हम लोग उस सेल में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म में, गल्गी अपरेटस है, हीमोग्लोबिन है, ये सारी चीजें बाहर, तो इस तरह यहाँ भी हीमोग्लोबिन की जगह मायोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ऑक्सीजन की जरूरत मायोग्लोबिन से पूरा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज होती है और जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है इसका जो फंक्शन है, ये जो मसल सेल्स हैं इनके कंट्रैक्शन में इंट्रासेलुलर कैल्शियम फंक्शन करता है। कैसे करता है, जब नर्वस सिस्टम से कंट्रोल मिलता है तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्ट करता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्ट करके इंटर से ये एक्ट करता है और इन 2 जेड लाइन के बीच में जो मायोसिन है और एक्टिन है ये एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं थोड़ा सा, तो कैल्शियम के एक्ट करने से इनके जो पैरेलल होने की लेंथ है वो कम हो जाती है, मैं बढ़ जाती है, माने एक दूसरे पे जो ओवरलैप करते हैं वो लेंथ बड़ी हो जाती है, ओवरलैपिंग, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इंट्रासेलुलर कैल्शियम बहुत रिक्वायर्ड है जो एक्ट करता है सिग्नल मिलने पे नर्वस सिस्टम से। तो ये जेड लाइन है। तो हम लोग को ये याद रखना है कि सार्कोलीमा इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट, और इसमें 2 मायोसिन प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर? अब इसको हम ज्यादा जान बुझ के ले गए फिर काफी लंबा हो जाएगा। उधर हम सर जी बोलिए। सर अभी तक तो आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है, हर एक क्लास में आप करते हैं, सब समझ में आता है सर। लेकिन अभी तक जो हमने जाना था कि बॉडी का जो एक यूनिट होता है वो सेल है, मतलब पूरी बॉडी एक ही तरह के सेल से बनी हुई है, टिश्यू टिश्यू के बाद ऑर्गन है ना। लेकिन अभी जो आप पढ़ा रहे हैं मसल सेल्स, ये तो एकदम अलग ही लग रहा है सर। हाँ, मसल सेल्स का फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग। और ये मसल सेल्स हम लोग पहले ही बोले थे कि धागे की तरह लंबे हैं, इसीलिए इनको मसल फाइबर भी बोलते हैं। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो नॉर्मल हमारी बॉडी के जो और पार्ट्स हैं, पूरा बॉडी का जो सेल है वो और मसल सेल्स, ये बिल्कुल डिफरेंस है या सिर्फ शेप? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, दोनों का फंक्शन सिमेट्रिकल है, लेकिन जो मसल्स में सेल है उनका स्ट्रक्चर इस तरह का है, लेंथ है, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट होना है। इनका जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होना है। जैसे आप हार्ट में भी जाएंगे तो हार्ट के भी जो सेल्स हैं वो भी एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
तो स्पेशली जो स्केलेटन मसल्स है, इसके एक्सपेंड होने हैं और इनका बिल्कुल अलग है तरीका, और इनके नाम अलग है। वहाँ हीमोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन है, यस सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है, और इसका फंक्शन इंटरसेलुलर कैल्शियम से होता है ना, इंटरसेलुलर, और ये भी एनर्जी जनरेट करती है। सर ये मान सकते हैं कि मतलब हमारे बॉडी में, कैसे बताओ, दो तरह के सेल्स तो नहीं है, लेकिन फंक्शन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेल तो है ही अलग तरीके का, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। तो जो मस्कुलर सेल्स हैं, स्केलेटन मसल्स हैं, जो इनके सेल है वो इस तरह के हैं, और इनका फंक्शनल यूनिट अलग है, स्ट्रक्चरल यूनिट अलग है। वहां पे हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों बोलते हैं, इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अलग है। ठीक है सर, सर ये जाना, अभी तक तो हमने यही जाना था, अलग है, इसमें कोई सोचना नहीं है। चलिए थोड़ा और देखते हैं। देखिए दो तरह के, अगर ये कंट्रैक्शन जो होता है मीन्स कि वो दबता है। कंट्रैक्ट करने का क्या मतलब, कि किसी चीज को जो हम दबाते हैं तो उसकी साइज में थोड़ी कमी आती है, मीन्स कि वो अगर मेजर करेंगे तो मेजरेबल हो या ना हो, कितना दबता है वो कंट्रैक्ट है, और खींचते हैं तो एक्सपेंड होता है, तो वो टेंसाइल बोलते हैं और ये कंट्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर कंट्रैक्शन, मुख्य उद्देश्य कंट्रैक्शन है, मूवमेंट होता है, एक्सपेंड भी होती है, मूवमेंट में चलेंगे तो अब देखिए दो तरह के मसल्स की बात कर रहे हैं, एक है रेड मसल्स और दूसरा व्हाइट मसल्स, जिनमें उन मसल्स का जिनका डायमीटर कम होता है, उनकी कंट्रैक्ट होने की जो कैपेसिटी है वो कम है। उदाहरण के लिए बोल रहे हैं पीठ की पेशियां, जो पीठ में मसल्स हैं, इनके डायमीटर ज्यादा है और इनका कंट्रैक्शन कैपेसिटी कम है, माने कम दबते हैं। और जैसे आंख को घुमाते हैं, ये देखेंगे तो ये व्हाइट मसल्स हैं, और इनके फाइबर्स का, मसल्स फाइबर्स का डायमीटर ज्यादा है, और इनकी कंट्रैक्ट होने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो दो तरह के ये व्हाइट मसल्स है और रेड मसल्स। मसल्स को हम लोगों ने बोन में देखा था कि उसमें 25% पानी है, बाकी जल है। मसल्स में जो है वो कंस्ट्रक्शन अलग है थोड़ा, इसमें 75% जल है और 25% सॉलिड है, कार्बनिक 1 to 1.5 और कार्बनिक 23 से ही है। बाकी चीजें हैं, सोडियम है, प्रोटीन है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, और यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, जैसे सेल्स में होती है वैसे यहाँ भी होती है, एटीपी और क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, मायोग्लोबिन हम बोल ही रहे थे। तो ये सारी चीजें ये मसल सेल्स के पार्ट है। इनके जो गुण थे ना, हम लोग बोले थे, एक्साइटेबिलिटी है, माने पोलराइज और डिपोलराइज होते हैं, कंडक्टिविटी होती है, मीन्स कि करंट फ्लो होता है, कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्ट होने के लिए जो है, चाहे वो मैकेनिकली हो, इलेक्ट्रिकली हो, थर्मल हो, केमिकल हो, किसी भी तरह से स्टिमुलेट होने पे कंट्रैक्ट होंगे। एनर्जी जनरेट करेंगे, वही जनरेट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, केमिकल रिएक्शन चाहिए, एटीपी यहाँ भी उसी तरह जैसे सेल में। फंक्शन सिमेट्रिकल है, कंस्ट्रक्शन अलग है। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी यहाँ भी बनता है। और हम लोग पढ़े थे कि 1 मोल एटीपी की जो एनर्जी होती है 7.3 किलो कैलोरी है। वो किलो कैलोरी का मतलब है कि 1 केजी मास को कितना देंगे, कि वो पानी को कि कितना वो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो वो है। तो ये उनकी है। थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये दो, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। एक होगा कि जब ये जो मसल्स हैं, एक केस में इनकी लंबाई चेंज नहीं होगी, और एक केस होगी जब इनकी लंबाई चेंज होगी। तो अगर मसल सेल्स की, माने मसल्स की, स्केलेटन मसल्स की लंबाई चेंज नहीं होती है, तो उस कंट्रैक्शन को आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। जैसे हम एक जगह खड़े हैं, लोड ले रहे हैं, तो बॉडी दब रही है, मसल सेल्स भी दब रहे हैं, लेकिन हमारी लंबाई ये नहीं हो कि छोटे हो गए या हम बड़े हो गए। अगर हम किसी चीज को उठा के रखते हैं या हम खुद खड़े हैं, तो ऐसे केस में जब कंट्रैक्शन, संकुचन, लंबाई चेंज नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। और दूसरी केस में जब लंबाई चेंज होती है, मूवमेंट करते हैं, जब हम मूव करते हैं तो हमारे उस पोर्शन की मसल्स की लंबाई चेंज होती है,
जैसे हम हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, कभी भी मूवमेंट करते हैं, तो वहां पे मसल्स की लंबाई चेंज होती है। तो लंबाई चेंज होती है तो उस कंट्रैक्शन को आइसोटोनिक कंट्रैक्शन का नाम। एक केस चेंज होती है और एक केस चेंज नहीं होती है, तो ये हो गया आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। अब ये जो कंट्रोल है, अब ये ध्यान से, ये इसमें क्या है कि गति कहाँ से उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि हम लोग के पास 3 तरह की नर्व है, जो एक आदेश ले जाती है, एक आदेश ले आती है, और एक जो दोनों नर्व है। तो आदेश नर्व से आता है, मोटर नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, मोटर एफरेंट, इफरेंट और मिक्स नर्व। एफरेंट से जाता है जो बैक साइड में है, और इफरेंट से आता है जो फ्रंट साइड में है। तो फ्रंट साइड से आता है, और ये क्या होता है कि यहाँ पर ये देखिए ये कि बहुत सारे नर्व होते हैं, मोटर नर्व, जो सिग्नल या आदेश लेके आते हैं, मसल्स को देते हैं। तो वहां पर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मीन्स कि न्यूरॉन जो है, ये जंक्शन इसमें दिखता है। अच्छा, इसमें पिक्चर नहीं, लेकिन पिक्चर नहीं। ये जो मसल्स है, यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं जो डेंड्राइट के बाद एक्सॉन और यहाँ से सिग्नल। तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली इसकी पिक्चर मैंने नहीं लिया थोड़ा। तो मोटर नर्व से आदेश आता है और ये मसल्स पे जाता है, और मसल्स पे आप देखेंगे, ये हम लोग उसमें पढ़े थे कि मस्तिष्क के नर्व के माध्यम से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। जो नर्व फाइबर का जो अंतिम सिरा है वो बटन टाइप का है, और यहाँ पर क्या करता है, पेशी की सतह पर ये जो मसल्स, जो फाइबर है मसल्स, इसकी सतह पर चारों ओर से घेर लेता है, और एक प्री साइनेप्टिक बटन की तरह बनता है। पेशी द्वारा घेरने के लिए बने आकार को पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं। और एक रिसीव करता है और एक देता है, और दोनों के बीच में एक गैप होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इन दोनों के बीच में गैप होता है, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये हार्मोन्स गिरते हैं, और ये आदेश इन पे जाता है, और इस आदेश इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मूवमेंट होता है मसल्स का। एक मूवमेंट के लिए 2 एक्सटेंशन और फ्लेक्शन को हम सोच रहे थे, अगर आप लोग देखें तो एक बार देखते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक फ्लेक्शन है, मूवमेंट जो बॉडी में होगी ये सिग्नल आने के बाद, तो 2 इन मूवमेंट, एक फ्लेक्शन मूवमेंट है, एक है एक्सटेंशन और एक है फ्लेक्शन। तो जब हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में जब एंगल रिड्यूस होता है, ये ध्यान से समझिए, जैसे हाथ इस तरह का है, अगर यहां पर देखेंगे तो ये 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यहां भी फिगर में देखेंगे तो ये हाथ नीचे से उठ के ऐसे आया, तो ये क्या हुआ कि यहां पर जो ये एंगल है ये डिक्रीज हो गया। यहां पर देखेंगे 180 है, यहां पे देखेंगे 90 डिग्री। इट मीन्स कि जब हम अपनी बॉडी में इन सिग्नल पे मूवमेंट करेंगे तो एंगल अगर रिड्यूस हो जाता है तो इस मूवमेंट को फ्लेक्शन बोले। क्लियर हो रहा है बात? जब बॉडी के पार्ट्स के बीच में एंगल रिड्यूस हो रहा है तो ये फ्लेक्शन है। और जब ये, जैसे मान लीजिए कि यहां से ये कंडीशन आई तो रिड्यूस हो गया, तो जब ये मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट को फ्लेक्शन बोलेंगे। ये एल्बो फ्लेक्शन है, क्योंकि एल्बो पे हो रहा है।
अगर ये वापस यहां से ये बनेगा, ध्यान से देखिए, 90 डिग्री से जब 180 बनेगा मीन्स कि हाथ खुलेगा, तो इस मूवमेंट को बोलेंगे एक्सटेंशन। मीन्स कि जब एंगल डिक्रीज हो रहा है तो दिस इज फ्लेक्शन, और जब एंगल इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन। सर सही है? हमको बहुत पारंगत मत समझिएगा इसमें, हमको बहुत इसमें पारंगत मत समझिएगा। चलिए, तो अब देखिए, अगर सुन रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, अगर इस पिक्चर की कंपैरिजन में इस पिक्चर को देखेंगे तो दिस इज फ्लेक्शन, मीन्स कि इस एल्बो पे एंगल कम हो गया। यहां पर 180 डिग्री का एंगल था, यहां पे 90 डिग्री का हो गया। लेकिन अगर इस और इस दोनों पिक्चर में देखेंगे तो इसकी कंपैरिजन में भी ये फ्लेक्शन है, क्योंकि ये एंगल भी कम हो गया। इन दोनों मूवमेंट में देखेंगे तो बोलेंगे कि अगेन फ्लेक्शन हुआ। लेकिन अगर इस मूवमेंट में जाएंगे मीन्स कि हाथ खुलेगा तो ये एंगल बढ़ेगा। तो इस मूवमेंट की कंपैरिजन में जब ये मूवमेंट होगा तो ये एक्सटेंशन होगा। लोगों को क्लियर हो रहा है? है सर, बाद में याद रहे। अब देखिए यहां पर अगर इसी कंडीशन को शोल्डर पे देखते हैं तो देखिए ये शोल्डर सीधा है, यहां पर 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। लेकिन अगर हम शोल्डर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये हम लोग स्केलेटन मसल्स की कारण जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, हम लोग उसकी ये जानना चाह रहे हैं कि किसको फ्लेक्शन बोलेंगे और किसको एक्सटेंशन बोलेंगे। ये दो चीज हम कह रहे थे कि जान लिया जाए थोड़ा। तो यहां पर देखिए ये सीधा था, लेकिन कंडीशन को अगर ऊपर वाले को देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट है। ये एंगल 180 डिग्री था। जब हमने हाथ को उठाया तो ये एंगल कम हो गया। अगर हो सकता है ये एंगल 120 डिग्री हो या कुछ और हो, तो ये एंगल कम होने के कारण इस मूवमेंट को भी फ्लेक्शन बोलेंगे। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जहां भी अगर सीधा हम खड़े हो जाए और मूवमेंट करते हैं और उस पोर्शन में मूवमेंट में एंगल रिड्यूस होता है तो उसे फ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर वो इंक्रीज होता है या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे यहां से यहां को आएगा तो ये फ्लेक्शन है, लेकिन यहां से यहां को जाएगा तो एक्सटेंशन है, क्योंकि ये एक्सटेंड होकर अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। देखिए यहां से ये, इस कंडीशन से ये कंडीशन फ्लेक्शन की हुई, लेकिन अगर यहां से यहां जाएंगे तो एक्सटेंशन है। कंपेरिजन करेंगे, यहां से यहां जाएंगे तो एक्सटेंशन है और यहां से यहां जाएंगे तो फ्लेक्शन है। ऐसे ही अगर हम अपने कलाई में भी अपने हाथ को आगे की तरफ मोड़ते हैं, जैसे हाथ सीधा है और मतलब पेट की तरफ मोड़ते हैं तो वो फ्लेक्शन है, और वापस पेट की तरफ से वापस जाते हैं तो एक्सटेंशन है। ये क्लियर हो रहा है ना? एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है? ये शब्द हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है। एक है एबडक्शन और एडक्शन, ये दो मूवमेंट और है। एक मूवमेंट जब हम अपनी बॉडी पार्ट्स को सेंटर की तरफ ले आते हैं, एडक्शन, जैसे हमारे दोनों हाथ बाहर हैं और अंदर की तरफ ले आते हैं, वो है एडक्शन। मीन्स कि सेंटर की तरफ जब हम अपनी बॉडी को लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं एडक्शन। और जब हम अपनी बॉडी, कोई भी पार्ट बॉडी के सेंटर से दूर ले जाते हैं तो वो है एबडक्शन। और जब हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट को सर्कुलर मूवमेंट देते हैं तो सर्कुलर मोशन है ये, माने जब चाहे वो रोटेशन करता हो, घूर्णन गति करता हो या सर्कुलर मूवमेंट जो भी कराएंगे तो उसको सर्कुम मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो ये 5 मोशन है बॉडी के, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। तो ये 4 मूवमेंट है, यहां तक हो गया जी।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर हुआ, अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया पढ़ने में। बहुत कठिन, थोड़ा सा कठिन है ये वाला, जो है मस्कुलर वाला जो है, मसल्स वाला थोड़ा कठिन है, और ये वाला जो मूवमेंट है वो तो बहुत कठिन है। थोड़ा शब्दों से आप लोग डिराइव करिएगा, तिवारी जी ने बहुत बढ़िया बताया। जैसे एडक्शन और एबडक्शन। एबडक्शन माने अपहरण, अपहरण माने अपहरण में आदमी दूर ले जाता है, तो अपहरण कर लिया तो दूर ले गया, है ना। तो दूर ले जाएंगे शरीर से, जैसे उन्होंने बताया कि शरीर से दूर ले गए तो एबडक्शन हो गया, तो एबडक्ट कर लिया, अपहरण कर लिया, और उसको ले आए तो एडक्शन हो गया। तो इसको इस तरह मान लीजिए। आइसोटोनिक, और दो शब्द बताया था, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। आइसो माने समान होता है, मेट्रिक माने लंबाई, मेट्रिक माने मीटर, तो मेट्रिक माने, आइसोमेट्रिक माने लंबाई अगर बराबर रहे, सम लंबाई के रहे तो उसको कहेंगे। और जहां आइसोटोनिक माने, टोनिक माने होता है ताकत, तनाव, टेंशन वाला, तो आइसोटोनिक माने सम, तनाव समान रहे और उसकी लंबाई घट बढ़ जाए तो, और उसमें लंबाई एक में सम रहना ना, बराबर रहने हैं, तो इस तरह आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक को इस तरह समझिए। और एक्सटेंशन में बता ही दिया उन्होंने कि अगर आप फ्लेक्शन माने, आप अगर उसका रिड्यूस करते हैं डिग्री, जो एंगल है, तो वो आपका फ्लेक्शन है। और एक्सटेंशन माने अगर आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, या आपने बराबर पुराने उसमें ले जाते हैं, तो एक्सटेंशन है। सरकम रोटेशन सरल है, वो तो ये यूं घुमाना को सरकम रोटेशन बोल देंगे। बस, तो 5 ये हो गए। और ये अब जो सार्को नियर साइकोलीमा वाला है, वो आप लोग एक बार और पढ़िए, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन उनको सरलता बनाने ये कि हमको बहुत अधिक रिसर्च में नहीं जाना, हमको उन चीजों को लेना है जिनसे हम लोग अपना काम चलाना है, कि सार्कोमियर क्या है, सार्कोलीमा क्या है, तो इनको देख करके, और जो उसका क्योंकि यहाँ स्पेशलाइज थोड़ा सा है, मसल फाइबर, मसल बंडल, इनकी बात कर रहे हैं, तो एक में एक में 2, 3, 4, और 3 शब्द बहुत बढ़िया बताया तिवारी जी ने, कि एपीमाइसिन और पेरीमाइसिन और एंडोमाइसिन, माइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। उसी तरह जैसे हम लोग हार्ट में पढ़ते थे, उसी तरह का है, 3 वहां लेयर, यहाँ 3 लेयर यहाँ भी हो गई, तो 3 लेयर को कैसे रखना है, ये वाला है। तो बहुत बढ़िया तिवारी जी, आपने बहुत बढ़िया ये वाला शुरू कर दिया बच्चों को। देखिए स्टूडेंट्स को क्या है, आप लोग जो लोग नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको तो बहुत टफ मालूम पड़ेगा, जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनको भी टफ मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग छोड़ देते हैं ना, लोकोमोटर को, इसको हम लोग तुरंत छोड़ देते हैं और हल्के हल्के निकल के आगे चले जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वो है, मेन तो ब्रेन है, लेकिन फिर भी ये ब्रेन का ऑर्डर कोई आता है तो फंक्शन तो यही करेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अच्छा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिंपल में समझिए, क्योंकि जब आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे 6th-7th में, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो मेन कंसेप्ट है, क्योंकि वो टफ है, उसके लिए पूरा एक क्लास चाहिए। जब अगर मान लीजिए जब आप लोग, हम लोग चौथा वो कर लेंगे, तो हम एक दिन उसको अलग से ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं, वो चैप्टर अलग है, उसको समझना। इसलिए अभी आप इतना समझिए केवल कि इसमें जो लिखा हुआ कि बटनिंग आकार ले लेती है और एक 2 तरह का कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है, और आप समझिए वो जो ये आपके नर्व का वो आता है ना, ये जो उन्होंने बताया दो हार्मोन, उन हार्मोन की वजह से आपको वर्चुअली वो उछलता है, जंपिंग शब्द है, वो जंप करके पहुंचता है वहां। एक न्यूरॉन से, देखिए एक न्यूरॉन आएगा और दूसरी तरफ न्यूरॉन तो नहीं होगा, मसल फाइबर होंगी, और अगर दूसरी तरफ का होगा तो दूसरा न्यूरॉन नहीं होगा, बल्कि वहां क्या होगा, एक्सॉन नहीं होगा, एक्सॉन की जगह कौन होगा, वहां दूसरा डेंड्राइट होगा। एक तो इस सिस्टम समझिएगा। और मसल फाइबर जो है उनको भी उसी तरह एक बटनिंग करके घेर लेंगे, और घेर लेने के बाद जो हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा उसके बेसिस पे काम करेंगे। और वो बेसिक कैल्शियम,
इसीलिए कैल्शियम, फैट, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो हम लोग कहते हैं कि फैट नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। फैट वगैरह की जरूरत ब्रेन सेल को सबसे अधिक है। तो कैल्शियम कमी होगी तो ब्रेन सेल, फैट की कमी होगी तो ब्रेन सेल। अब अगर आदेश ही नहीं आएगा, आदेश रिसीव नहीं करेगा ब्रेन, तो ब्रेन ही तो मेन फंक्शन है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप शरीर में केवल और मोटे होने के लिए ही फैट यूज करते हैं या कैल्शियम यूज करते हैं। कैल्शियम का बोन से भी अधिक संबंध वहां पर है, क्योंकि जब तक एक्शन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं वहां के शब्दों में एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए ये सब चाहिए, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह सब ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए चाहिए। तो पोटेशियम नहीं खाते हैं, कैल्शियम नहीं खाते हैं, आप जो है नॉर्मल जो NaCl नहीं खाते हैं, इनसे नुकसान होता है और चीजों का। तो इनकी पर्याप्त मात्रा या जो बैलेंस मात्रा है वो सब जगह होनी चाहिए, ब्रेन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग ब्रेन के संदर्भ में भी जब पढ़ रहे हैं, अब तो ब्रेन हम लोग पढ़ना चाहें तो ब्रेन के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को आगे अभी नहीं, अभी तो ब्रेन का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि भाई कौन कौन सा फंक्शन है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन आगे चल के कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। उसमें पोटेशियम और इसका NaCl, सोडियम और पोटेशियम का अधिक रोल है। तो हम लोग सोडियम पोटेशियम की जब बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम का अधिक रोल है, प्लस कैल्शियम, इन सब की जरूरत पड़ती है। और प्लस फैट, फैट आपका सब जगह होता है, आपको बांधता है सारे इनको एक्सॉन वगैरह को, तो इसलिए सब जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि फैट नहीं खाना चाहिए, फैट खाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन हाँ अधिक नहीं खाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया उन्होंने एक चैप्टर को किया। सुधा पाठक जी, आपको समझ में आया बढ़िया से? सर बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना पढ़ा आपको दूसरे दृष्टि से देखिए, दोबारा सुनिए और नोट्स बना लीजिए, आप समझिए कि फिर वो चीज आपको हमेशा दिमाग में भर जाएगी। अभी दिमाग में नहीं भरी होगी, है ना? दिमाग में देखिए, दिमाग में भरना क्या होता है, आपको ये समझो कि आप आंख बंद करें और आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देने लगे, इसी को बोलते हैं दिमाग में भरना। थैंक यू सर, दिखाई देने लगे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी बिल्कुल सर। हम ये इंतजार कर रहे थे कि तिवारी सर कब पढ़ाएंगे लोकोमोटर। इतना बारीकी से समझाते हैं ना कि पूरा अट जाता है एकदम दिमाग में। नहीं तो तिवारी जी की इसीलिए तो बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर, प्रणाम सर। तो इसीलिए जो है आप लोग, और आप लोगों को अधिक फायदा इसलिए होगा कि आप लोग तो अभी सुने रहेंगे, तो जब आप उसमें मुकाम में आएंगे तब चलिए आपको अधिक फायदा होगा, है ना? तो चलिए वो है। और हम लोग देखिए, अब आप लोग कल से क्लासेस अटेंड करेंगे अपना, वहां से अटेंड करिए। उसके बाद हम लोग मंडे से लेकर के बुधवार छुट्टी रहेगी, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे और फ्राइडे, 4 दिन हम लोगों को मिलेंगे। हम लोग 4 दिन फिर अपने क्लास शुरू करेंगे। उसी तरह आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वो भी क्लासेस का नोट्स बनाने पड़ेंगे, और ये वाले क्लासेस जो है चल रहे हैं वो वैसे चल रहे हैं, लेकिन दोनों का बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है। और उधर भी जैसे 15 दिन बीतेंगे तो तुरंत कहना शुरू कर देंगे कि आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करिए, तो वो भी असाइनमेंट वाली होगी। तो हमने कहा था कि असाइनमेंट जो क्वेश्चन वाले से शुरू कर दीजिए। आप लोग जो प्रश्न है, सरल प्रश्न है, पहले उनको करिए, कठिन प्रश्न को बाद में करिए। पहले सरल प्रश्नों करिए तो आपको लगेगा हमने 2/3 कर लिया, तो आपको एक हिम्मत बनेगी कि हमने 2/3 कर लिया, 1/3 बाकी। और अगर कठिन प्रश्नों को आपने ले लिया और वो आपका 20% भी नहीं हुआ, तो आपको लगेगा अरे 80% बाकी, साइको है। सर आज भी मैं तिवारी सर का वो BHB के असाइनमेंट के लिए तिवारी सर का ही वीडियो सुन रही थी, सिस्टम का सर। हाँ तो बढ़िया, तो ऐसे यही सब सुनते रहिए। सुन करके आप लोग देखिए, ज्ञान अथाह है, उसका कोई था तो है नहीं। हम लोगों को मालूम है, कितना मालूम है उतना, जितना जानते पढ़ते। हम लोग भी किताबें पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ के बताते हैं, और क्या, ऐसा तो है नहीं कि उनको दिमाग में पूरा है कि हम सारा ऐसा वो पढ़ लिए हम लोग बताया। तो ऐसे सब लोग पढ़िए और प्रचारित करिए, विधा को प्रचारित करिए, इन सब का यूज बताइए,
और दूसरे लोगों को बताइए, आपस में इंटरेक्ट करिए, पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। इन सब में सबकी उपादेयता है और सबकी उपयोगिता है, सब उपयोगी है। सबको कोई नहीं मालूम है, तो आप इन सबको करिए और हम लोग इसी रूप में आगे चल के अपने उसी संस्थान के, जो हमारा एस्पर्स संस्थान है, उसके उसी मोटो को, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको सार्थक सिद्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मंडे को हम लोग मिलेंगे नए उसमें, नए रूप में। आप लोग तब तक बढ़िया से अपने नए चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। एक दो लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वहां जा रहे हैं। आप लोग सब अपना सब्जेक्ट खूब से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा। हम भी एक आध क्लास जो रहेगी हमारी, उसमें हम अटेंड करेंगे, कोशिश करेंगे कभी देख लें। अधिक देर तक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि ये छुट्टी हमको मिली हुई तो हम अपना दूसरा भी कुछ काम कर लें। आगे का अभी बहुत सा कोर्स बाकी है, सेकेंड सेमेस्टर का बहुत कोर्स बाकी है। एक सेकेंड सेमेस्टर का एक चैप्टर बाकी है आयुर्वेदिक में, बस एक है, एक क्लास लेनी है। उसमें आप लोगों को थोड़ा सा बताना है, वही स्पाइन वाले में। तो एक क्लास हो जाएगी, फिर हम लोग थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, तो उसमें फिर आयुर्वेद में है वात पित्त कफ, उस पर चर्चा होनी है। इधर चाइनीज में ब्रेन आ जाएगा, ये बीएचबी में ब्रेन आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर का। चाइनीज तो खत्म हो जाएगा, तब तक जल्दी खत्म हो जाएगा, वो इसी महीने खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो है हिपोक्रेटस बाकी रह जाएगा। उसमें केवल, क्योंकि आप लोगों को सारी थ्योरी, केवल एक चरक 2 बाकी रह जाएगी, जो आप चौथे सेमेस्टर में, चौथे में चरक 2, चरक 2 चौथे में, चरक 2 को छोड़ करके सारी थ्योरी खत्म हो जाएंगी। इसमें केवल उनके एप्लीकेशन पर अधिक बेस होगा। और आगे हिपोक्रेटस 1, 2, 3 तीनों प्रोटोकॉल है। धन्वंतरी थोड़ी सी है, तो धन्वंतरी में भी आप लोगों ने हार्ड पढ़ा, लेकिन धन्वंतरी में थोड़ा सा अलग वो है। तो उस रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग धन्वंतरी पढ़ा दें, और कोशिश करेंगे सब पढ़ाएंगे सब। लेकिन हाँ, उसके पूरे चैप्टर्स ना पढ़ा पाए, लेकिन जब पढ़ाएंगे तब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फोर्थ सेमेस्टर भी हम पूरा करेंगे, हमारा है, चाहे आप लोगों का लास्ट में नवंबर तक पूरा करें, नहीं पूरा कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सबको नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।